Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Aisha Nawaz. Today our topic is importance of fertilizer. Now, word fertilizer. What is the meant by fertilizer? प्लांट की ग्रोथ को इन्हेंस करने के लिए, फॉर एग्जांपल हमें चाहिए जो फार्मर्स हैं उनको अपनी जो फील्ड है उसकी ग्रोथ ज़्यादा चाहिए, तो वो क्या करते हैं उसमें कुछ ऐसे जो है मटेरियल्स ऐड करते हैं जिससे क्या होता है प्लांट की ग्रोथ इन्हेंस हो जाती है, उनकी क्रॉप की जो यील्ड होती है वो ज़्यादा होती है एक्चुअल अमाउंट से। किसी भी जो है वो हमारे पास फील्ड है, कोई भी जो फील्ड है उसकी एक्चुअल अमाउंट जो है वो इन्हेंस हो जाए, एक्चुअल अमाउंट इन्हेंस करवाने के लिए जो भी मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र बेसिकली इनका काम क्या होता है? फर्टिलाइज़र जब हम किसी भी क्रॉप के ऊपर फर्टिलाइज़र का स्प्रे करते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारे पास फ्रूटिंग ज़्यादा होती है, फ्लावरिंग ज़्यादा होती है, सीड जर्मिनेशन ज़्यादा होती है। मतलब जो चीज़ हमें रिक्वायर, जिस भी फील्ड के ऊपर इसका स्प्रे करवाया जाता है तो उससे क्या होता है उस फील्ड की ग्रोथ जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, फार्मर्स को बेनिफिट होता है। अब ये हमारे पास जो फर्टिलाइज़र हैं ये बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक को हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और दूसरे जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। नेचुरली जो अकरिंग फर्टिलाइज़र्स हैं जिनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, जिनको ब्रेक करना और मोल्ड करना ईजी होता है एज़ कम्पेयर दैट ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। तो जो नेचुरली अकरिंग हमारे पास फर्टिलाइज़र है उनमें हमारे पास आता है रॉक फॉस्फेट, जिप्सम है, एलिमेंटल सल्फर है। ये जो हमारे पास इनऑर्गेनिक सल्फर हैं इनको हम क्या कर सकते हैं? इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। इनको हम क्या कर सकते हैं? हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। जो वाटर के साथ इनका रिएक्ट करवाते हैं तो इनको हाइड्रोलाइज करवाया जा सकता है, इनको ब्रेक भी करवाया जा सकता है। मतलब इनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ये जो होते हैं वो ईजिली डिजॉल्वेबल होते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की, ठीक है, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमारे पास वो होते हैं जिनको ब्रेक करना या मॉडिफाई करना बहुत टफ होता है। ये बहुत ज़्यादा इनका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है मॉडिफाई करने के लिए। कोई भी ऐसा फर्टिलाइज़र जिसमें वर्ड आ जाए नाइट्रोजन का या नाइट्रोजन की अमाउंट प्रेजेंट हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। अब जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स हैं ये बेसिकली क्या करते हैं? मेन कंपोनेंट है किसका? फर्टिलाइज़र्स का। इससे क्या होती है कि किसी भी प्लांट की या क्रॉप की यील्ड क्या होती है? ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसकी भी एक्चुअल अमाउंट हमें पता होनी चाहिए कि क्रॉप का एरिया कितना है। हमें पहले से जो हमने क्रॉप सो करवानी है, जो सीड सो करवाने, हमें पता होना चाहिए कि इतना क्रॉप का एरिया है, इस एरिया के लिहाज से हमारे पास जो है वहाँ नाइट्रोजन की क्वांटिटी कितनी है, तभी वो अपना एक्चुअल या फिर एग्जैक्ट रिजल्ट दे सकती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की, तो हमें नहीं पता कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कौन सा है या फिर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कौन सा है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं यूरिया की। यूरिया वैसे तो हमारे पास क्या है? एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, लेकिन जब हम इसे क्या करते हैं? आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करवाते हैं, लेबॉर्ट्री में इसको प्रिपेयर करवाया जाता है डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, तो ये क्या किया तब ये किस फॉर्म में आती है? इनऑर्गेनिक फॉर्म में। तो हमें एक्चुअली में पता ही नहीं होता कि हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कौन सा है और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कौन सा है। क्लियर कट डिफ्रेंशिएट करना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में वो क्या होता है? बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ये तो थी इसकी इम्पोर्टेंस कि फर्टिलाइज़र ऐड करने से क्या होता है कि हमारे पास क्रॉप की यील्ड हो सकती है। यहाँ पर हमने इसकी टाइप्स पढ़ी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। लेकिन अगर बात की जाए और फर्टिलाइज़र की यूजेज की, तो फर्टिलाइज़र जो हम यूज़ करते हैं इनका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट भी होता है डेफिनेटली। किस तरह से कि इससे क्या होता है? एबिलिटी सॉइल की वो रिड्यूस हो जाती है। वो मिनरल्स हम लोग इनको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो जो सॉइल की एबिलिटी होती है, जो सॉइल से मिनरल्स अपटेक होने होते हैं, प्लांट उस एबिलिटी को लॉस कर देता है। मतलब वहाँ से जो मिनरल्स लेने होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो रिड्यूस हो जाते हैं, वो अपनी होल्डिंग कैपेसिटी खो जाती मतलब लॉस कर देती है। इससे हमारे पास जो होता है वो यूट्रॉफिकेशन का जो भी मसला वो भी सामने आता है। इसके अलावा हमारे पास इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स बहुत से आते हैं। अब हम उसको डिस्कस करते हैं कि फर्टिलाइज़र का जो रोल है वो इन्वायरमेंट में किस तरह से अपना रोल प्ले करता है। अब अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स, ये रिलेट किस तरह से करते हैं फर्टिलाइज़र के यूज़ के लिए,
तो बात अगर हम करते हैं कि मैसिव अमाउंट अगर किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ करें तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है किसके ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। तो वो इम्पैक्ट जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि अगर एक ज़मीन है जिसके ऊपर हम क्या करें, कोई भी क्रॉप जो है वो सो कर रहे हैं, जब उसको सो करते हैं तो होता ये है कि उसके ऊपर फर्टिलाइज़र का स्प्रे किया जाता है। जब फर्टिलाइज़र का स्प्रे किया जाता है तो ज़मीन जो है वो क्या करेगी कि अपने अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो स्टोर करके वो प्लांट को सप्लाई करती है वो करना छोड़ देगी। जब वो प्लांट को मिनरल्स देना छोड़ देगी, क्योंकि प्लांट को तो आर्टिफिशियली मिनरल्स मिल रहे हैं, लेकिन जब सॉइल जो है वो उन मिनरल्स को ही बनाना छोड़ देगी या लेना छोड़ देगी तो फिर क्या होगा कि उस सॉइल की होल्डिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी। आने वाले सालों में इस तरह से होगा कि वो सॉइल जो है वो यूट्रोफिकेशन का प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। मतलब ये कि वो ज़मीन बंजर हो जाएगी, वहाँ पे हम कोई भी जो है वो किसी भी किस्म की जो है फील्ड जो है वो क्रॉप या क्रॉप जो है उसको सो नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर देखा जाए दूसरी बात ये कि जो फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं उनके अंदर बहुत से केमिकल्स होते हैं। जस्ट लाइक अगर हम अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया गैस जब निकलता है, कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ किया, जब अमोनिया गैस निकलता है तो वो क्या करता है, ओजोन लेयर को डिस्टर्ब करता है। जितने भी केमिकल्स हैं वो जब निकलते हैं तो वो क्या करते हैं, ओजोन लेयर को डिस्टर्ब करते हैं। ओजोन की जो लेयर है वो क्या होती है, मज़ीद उसका होल उसमें होल क्रिएट होना शुरू हो जाता है, मतलब होल उसका जो है वो लार्ज होना शुरू हो जाता है। अमोनिया के अलावा अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा क्या होता है कि डेंजरस होता है। किसके लिए, हमारे लिए भी। अमोनिया भी तो उसी तरह है ना, अमोनिया भी इसकी एक टाइप है। तो ये क्या होता है, जब जो प्लांट हम लोग सो करें, मतलब एक वेजिटेबल है, एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई भी वेजिटेबल है जिसको हमने सो करवाया, उस फील्ड में उस क्रॉप में वेजिटेबल को हमने ग्रो करवाया। जब वो ग्रो कर गई, जब हम उसको इनटेक करेंगे तो जो फर्टिलाइज़र, जो नाइट्रोजन या जो अमोनिया उसमें था, डेफिनेटली जब उस फ्रूट को या फिर उस वेजिटेबल को हम कंज्यूम कर रहे हैं तो वही जो खाद है या वही जो हमारे पास फर्टिलाइज़र है वो हमारी बॉडी में भी तो जाएंगे, तो उनका जो नुकसान है वो हमारी बॉडी के ऊपर भी होगा। इसके अलावा जब जो फर्टिलाइज़र जो यूज़ किए जाते हैं, जो फार्मर्स फर्टिलाइज़र के लिए जो फर्टिलाइज़ करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो उसमें से जो निकलने वाली गैसेस हैं वो उनके जो इंटरनल सिस्टम है, जस्ट लाइक लंग्स, उसको बहुत ज़्यादा हार्म करती हैं, हार्मफुल होती हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजनस गैसेस होती हैं। तो ये लंग्स को फौरी जाके क्या करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, और उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा जो देखा जाए तो प्लांट्स को जब हम पानी देते हैं तो वो नहरों से देते हैं या फिर जिस सिस्टम से भी देते हैं, या उनका जो सिस्टम होता है वो लिंक करता है वाटर से। सम टाइम ऐसा होता है कि वही वाटर जो है वो ड्रेनेज सिस्टम को भी तबाह कर देता है। किस तरह से कि पानी जो रहता है, वही वाला जो पानी जो फर्टिलाइजर्स का पानी होता है वो कहाँ पे जाता है, लिंक करता है ना दूसरे पानी के साथ, समुद्रों के पानी के साथ, तो वो फर्टिलाइज़र उनमें भी पाए जाते हैं। वो पानी जब हम डायरेक्ट या फिर मवेशी जो उनके अंदर छोड़े जाते हैं पानी पीने के लिए, जैसे वो फैलोज हैं, जब वो उनको इनटेक करती हैं तो वही फर्टिलाइज़र डायरेक्टली क्या करते हैं, उनकी बॉडी में भी चले जाते हैं। तो इस तरह से जो फर्टिलाइज़र का यूज़ है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, हार्मफुल है। एक बात तो ये हो गई। अब हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो क्या करे कि फार्मर्स को इंस्ट्रक्शंस दे कि वो कम से कम यूटिलाइजेशन करे किसका, फर्टिलाइज़र का, ताकि जो ज़मीन की फर्टिलिटी है वो ख़राब ना हो, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी ख़राब ना हो। ज़मीन जो है वो अपने मिनरल्स जो है वो प्लांट बॉडी को दे, ताकि हम में भी आने वाली जो डिजीज़ हैं उसको भी लेस करवा दिया जाए। दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो हमारे पास होता इस तरह से है कि जो प्लांट्स हैं जो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, इससे हमारे पास इन्वायरमेंट में भी डिफरेंट वो जो है डैमेज आ गया, और प्लांट्स में भी सारी क्रॉप ख़राब हो गई। तो अगर हम एक क्रॉप है, मतलब हमने पहले भी ये बात की थी कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कि अगर हम फर्टिलाइज़र का यूज़ एक लिमिटिंग अमाउंट में कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्रॉप की यील्ड ज़्यादा होगी। लेकिन हमारे लिए
उसका भी नुकसान तब होगा जब हम फर्टिलाइज़र क्या करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक नाइट्रोजनस स्प्रे करनी है तो हम क्या करेंगे, एक एरिया फिक्स कर लेंगे, फिक्स करेंगे और हम देखेंगे कि इसमें इतने प्लांट्स हैं, इतने नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं, उस पर मल्टीप्लाई करके हम नाइट्रोजनस जो है फर्टिलाइज़र उनका स्प्रे करें तो हम बहुत सी अदर डिजीज़ से और अदर हैज़र्ड्स से जो है वो बच सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम मिलते हैं फूड जो हमारी डाइट है, डाइट प्लानिंग के हवाले से। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।